अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारे आज के एमसीक्यूज़ हैं ईआर डायग्राम पर। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ईआर डायग्राम क्या है। स्टूडेंट, जब भी हम डाटा का लॉजिकल व्यू देखना होता है, यानी जब भी हमने अपने डाटा का लॉजिकल व्यू देखना हो तो हम ईआर मॉडल को यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को यूज़ करते हैं। यानी हमने कंसेप्चुअली व्यू देखना है तो हम ईआर मॉडल को यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है तो हम डायरेक्ट ही बिल्डर को जाके नहीं कह देते कि आप हमारी बिल्डिंग बना दें, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, बिल्डर्स पर जाने से पहले हम उसका मैप बनाते हैं बिल्डिंग का। हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और मैप बनाते हैं, और मैप बनाने से क्या होता है कि हमें हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने आ जाती है, और अगर हमने इसमें कोई चेंजेस करानी होती हैं तो हम बड़ी आसानी से ये चेंजेस अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट बिल्डर के पास चल जाते हैं और बिल्डर हमारा बिल्डिंग को बिल्ड कर देता और उस वक्त हमने चेंजेस करानी हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए डेटाबेस में भी हम डेटाबेस को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले डेटाबेस को एक पेपर पे कन्वर्ट करना है, यानी एक पेपर पे लिखना है। एक पेपर पे हम इसको डिज़ाइन करेंगे डेटाबेस को, और ये जो पेपर पे डिज़ाइन करना है ये इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें से एक जो हमारे पास टूल है वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। और इस मॉडल की बेस पर हमें हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारे सामने आ जाती हैं। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल रिप्रेजेंट दी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। जो हमारी ईआर मॉडल है इसके अंदर रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती हैं। अभी स्टूडेंट आपको एंटिटी का वर्ड जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम अभी आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, एंटिटीज़ और इनके दरमियान रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करते हैं इन ईआर मॉडल के अंदर। जो हमारा ईआर मॉडल था ये पीटर चेन ने 1976 में डेवलप किया था। और ईआर डायग्राम क्या है, इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब हाउ डाटा इज़ रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारी डाटा की, और ये हमें ये बताती है कि हमारा डाटा एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट है। तो ईआर मॉडल को जब हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल, स्टैंडर्ड सिंबल, तो उसको हम कहते हैं ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में हम स्पेशल और स्टैंडर्डाइज सिंबल्स को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास कंपोनेंट्स क्या हैं ईआर डायग्राम बनाने को, यानी ईआर डायग्राम बनाने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो है एंटिटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स। ये तीन कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत होगी। अब हम इन कंपोनेंट्स को देखते हैं, ये कंपोनेंट्स कौन, इनकी डिटेल को देखते हैं। तो सबसे पहले है एंटिटी। एंटिटी क्या है? एंटिटी कोई भी चीज़ जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो एंटिटी है। वो कोई प्लेस हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई कंसेप्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, दिस इज़ कॉल्ड एंटिटी। और अगर कोई जो भी डाटा हमने डाटाबेस में स्टोर करना है, दिस इज़ कॉल्ड एंटिटी। वो डाटा किसी प्लेस के मतलब हो सकता है, किसी पर्सन के मतलब, ऑब्जेक्ट के मतलब, कोई भी डाटा जो हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है, दिस इज़ कॉल्ड एंटिटी। एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए कि रेक्टेंगल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है इन ईआर डायग्राम, तो वो क्या है, वो एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने एक एंटिटी बनाई है और इसके अंदर मैंने स्टूडेंट लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, ये एक स्टूडेंट एंटिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटिटी सेट। एंटिटी सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एंटिटीज़। एक तरह की एंटिटीज़ को जब हम इकट्ठा कर देंगे, दिस इज़ कॉल्ड एंटिटी सेट। जैसे ये तो मेरे पास एंटिटी थी स्टूडेंट, तो मैं अगर कहूँ कि इस स्टूडेंट एंटिटी के अंदर मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, मसलन अली है, सादिया है, ठीक है, सना है, तो ये डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं मेरे पास इस स्टूडेंट एंटिटी के अंदर। तो ये जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं इनके सेट को हम क्या कहेंगे, हम इनके सेट को कहेंगे एंटिटी सेट। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये एंटिटी जो है जब हम इसको रिलेशनल व्यू पॉइंट से देखें तो ये टेबल होता है, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है, तो हमें पता है कि अगर ये मेरे पास स्टूडेंट का एक टेबल है तो इसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट की डिटेल होगी, और वो जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि सिमिलर एट्रीब्यूट्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस टेबल स्टूडेंट का जो टेबल है उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सब स्टूडेंट्स के सेम होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी सेट। तो ईआर डायग्राम में हम इस टेबल को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट,
ठीक है। तो स्टूडेंट हमारी इंटिटी है रियल वर्ल्ड में, यानी इंटिटी क्या है, ऐसी चीज़ जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटिटी। तो जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे तो हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो डेटाबेस हम बना रहे हैं इसमें हम कौन कौन सी इंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। और ये एक पूरा प्रोसेस है कि जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी इंटिटीज़ हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर सिर्फ हमारा काम ये समझना है कि व्हाट इज़ इंटिटी। नेक्स्ट है कि हमारे पास इंटिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें हमारे पास दो टाइप हैं। वीक इंटिटी है हमारे पास और एक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इंटिटी। तो वीक इंटिटी क्या होती है? ऐसी इंटिटी जो किसी दूसरी इंटिटी पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, किसी दूसरी इंटिटी की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करिए। अगर वो इंटिटी एग्जिस्ट करेगी तब ये वाली इंटिटी एग्जिस्ट करेगी। दिस इज़ कॉल्ड वीक इंटिटी। और वीक इंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, हमेशा डबल रेक्टेंगल बॉक्स से, ठीक है। इसको हम हमेशा डबल रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ जनरली कनेक्टेड टू अनदर इंटिटी। ये एक और इंटिटी से कनेक्ट होती है क्योंकि हमने कहा कि ये एग्जिस्ट करती है जब कोई दूसरी इंटिटी एग्जिस्ट करेगी। और याद रखिएगा कि जो वीक इंटिटी होती है इसकी कोई प्राइमरी की नहीं होती। दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटिटी। स्ट्रॉन्ग इंटिटी क्या है? ऐसी इंटिटी जिसका प्राइमरी की होती है, इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल एक रेक्टेंगल से, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंटिटी को हम एक रेक्टेंगल से जो है वो शो करेंगे। और ये इंटिटी कैसी होती है? जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पर्सन का टेबल है, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि एक और मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए कि एक पर्सन जो है उसके कितने चिल्ड्रन हैं, तो इसका मतलब चाइल्ड का जो टेबल है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पर्सन के टेबल के ऊपर। तो अगर पर्सन का कोई चाइल्ड होगा तब वो चाइल्ड में एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए चाइल्ड टेबल जो है वो डिपेंड करता है पर्सन टेबल के ऊपर। तो इस चाइल्ड टेबल को हम क्या कहेंगे? वीक इंटिटी। और जो हमारा पर्सन टेबल है वो क्या बन जाएगा? वो स्ट्रॉन्ग इंटिटी बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास वीक इंटिटी होती है, स्ट्रॉन्ग इंटिटी होती है। इसमें जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो ये कि वीक इंटिटी की कोई प्राइमरी की नहीं होती और जो स्ट्रॉन्ग इंटिटी होती है इट हैज़ प्राइमरी की। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनशिप, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है। दो इंटिटीज़ के दरमियान जब हमने बताना हो कि ये दो इंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे मेरे पास एक टीचर इंटिटी है, एक स्टूडेंट इंटिटी है, तो ये इनका आपस में क्या रिलेशन है? टीचर्स टीच स्टूडेंट। टीचर जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो ये क्या है? ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप। याद रखिएगा, रिलेशनशिप को हमेशा हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस डायमंड शेप के अंदर हम नाम लिखेंगे किसका? रिलेशनशिप का। नेम ऑफ द रिलेशनशिप इज रिटन इनसाइड द डायमंड शेप। और रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है कि रिलेशंस क्या है दो इंटिटी के दरमियान। फिर हमारे पास थर्ड जो कंपोनेंट है वो है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी एंड करैक्टरिस्टिक ऑफ अ इंटिटी। एक जो हमारे पास इंटिटी होती है इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर होगी। ये नहीं हो सकता कोई इंटिटी एग्जिस्ट करती हो और उसकी कोई प्रॉपर्टी ना हो। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको, या करैक्टरिस्टिक होती है किसी इंटिटी की, इसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे मेरे पास स्टूडेंट इंटिटी है तो स्टूडेंट का क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? हमारे पास स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, नेम है, क्लास है, डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है। इसके अलावा और बहुत से एट्रीब्यूट हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। ये तो मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स आपको बताए हैं। इसी तरह अगर मेरे पास एक टेबल है तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? उसका लेग कलर, उसकी हाइट, तो ये टेबल के एट्रीब्यूट हैं। तो जो भी इंटिटी एग्जिस्ट करती है उसकी कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे। और जो याद आपने रखना है वो ये कि एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्लिप्स से, ठीक है। ये जो इक्लिप्स है इससे हम जो है एट्रीब्यूट्स को शो करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए रेक्टेंगल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमंड शेप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एट्रीब्यूट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एट्रीब्यूट के डिफरेंट टाइप्स हैं, हमें इन टाइप्स का अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है सिंपल एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते,
ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इनको हम एटॉमिक एट्रीब्यूट भी कहते हैं। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर का फर्दर कोई भी डिवीजन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए हम इस एट्रीब्यूट को जो फर्दर डिवाइड ना हो, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट। अभी मैं जब आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट कराऊंगी तो सिंपल एट्रीब्यूट आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी मेरे पास टाइप आती है, वो आती है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये मेरी स्टूडेंट इंटिटी है, ठीक है, और स्टूडेंट इंटिटी का एक एट्रीब्यूट क्या था, मेरे पास एड्रेस था, और एड्रेस जो है ये आगे भी डिवाइड हो सकता है कि उसका एक एड्रेस का एक एट्रीब्यूट हो सकता है सिटी, एक एट्रीब्यूट हो सकता है कंट्री, और एक एट्रीब्यूट होता है स्ट्रीट। तो ये मैंने क्या किया है, एक एट्रीब्यूट को फर्दर डिवाइड कर दिया। जो मेरे पास सिंपल एट्रीब्यूट था, सिंपल में क्या था, जो मेरा एट्रीब्यूट है ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जो मेरा कंपोजिट एट्रीब्यूट है इसमें क्या होता है कि मेरा जो एट्रीब्यूट है वो फर्दर जो है आगे भी डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जिनके अंदर सिर्फ एक वैल्यू हो, एन एट्रीब्यूट डेट में कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू कंटेन करते हो, इसको हम क्या कहते हैं, इस एट्रीब्यूट को हम लोग कहेंगे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे अगर मेरे पास सिटी है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट का सिटी एक ही हो सकता है, ठीक है, या तो पाकिस्तान होगा या या तो लाहौर होगा या फैसलाबाद होगा, तो एक ही वैल्यू आएगी, तो इसलिए हम इसे कहेंगे सिंगल वैल्यू। इसी तरह जिप कोड है, वो किसी सिटी का जिप कोड एक ही हो सकता है, तो जो ऐसी वैल्यू, ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। और इसी के साथ हमारे पास आती है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनमें डबल वैल्यूज़ आती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ जी स्टूडेंट है और इसका एट्रीब्यूट है स्किल। अब स्किल कई हो सकती हैं, एक स्टूडेंट में सिर्फ एक स्किल तो नहीं होगी, हमारे पास दो स्किल्स भी हो सकती हैं। जैसा कि जी स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर में भी माहिर है, वो खाना पकाने में भी माहिर है, तो ये उसके पास दो स्किल्स हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और याद रखिएगा जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होते हैं इसको हम डबल इक्लिप्स से, ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, डबल इक्लिप्स से शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट का मतलब जो ऐसा एट्रीब्यूट जो कि एज अ प्राइमरी की यूज़ होता है, ऐसे एट्रीब्यूट को हम की एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में जिप कोड जो है वो हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट है, तो इसको हम शो करेंगे, हम जब भी कोई प्राइमरी या की एट्रीब्यूट होगा उसके हम अंडरलाइन कर देंगे उसके नीचे, ठीक है, अंडरलाइन से शो करेंगे, तो अंडरलाइन शोज दैट दिस इज़ द की एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर एट्रीब्यूट। स्टोर एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि हम डेटाबेस में स्टोर कराते हैं। अक्सर जो हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं वो स्टोर एट्रीब्यूट ही होते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ का एट्रीब्यूट है, नेम का एट्रीब्यूट है, रोल नंबर का एट्रीब्यूट है, दीज एट्रीब्यूट आर स्टोर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम किसी और जो और का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टोर एट्रीब्यूट, जिनको हम स्टोर एट्रीब्यूट से जो है वो निकालते हैं बाय डूइंग सम ऑपरेशंस, ठीक है, हम इन पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर कर जो है वो हम निकालते हैं। याद रखिएगा जो स्टोर एट्रीब्यूट, जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं ये स्टोर नहीं होते डेटाबेस के, इनको हम डिराइव्ड करते हैं टू एन अदर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एज का एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये एज का एट्रीब्यूट हम ओरिजिनली स्टोर नहीं करवाएंगे क्योंकि हमने एक एट्रीब्यूट जो है वो स्टोर कराया हुआ है डेट ऑफ बर्थ का। तो इस डेट ऑफ बर्थ से जब मैं करंट जो डेट है उसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो है वो आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, उस एज आ जाएगी, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ में बड़ी आसानी से जो है वो मालूम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ होगी दिस इज कॉल्ड डिराइव एट्रीब्यूट, ठीक है। द एज ऑफ द स्टूडेंट कैन बी डिराइव फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। हम किसी भी स्टूडेंट की जो एज है वो हम डेट ऑफ बर्थ से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि करंट डेट हमारे पास होती है तो हम उससे डेट ऑफ बर्थ को बहुत अच्छे तरीके से मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है वो होती है डैश, ओवल या इक्लिप्स जो है वो डैश में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ये तो था हमारे पास ड्राइव एट्रीब्यूट। याद रखिएगा जो ड्राइव एट्रीब्यूट है वो स्टोर नहीं होता बल्कि हम उसको ड्राइव्ड करते हैं।
अब थोड़ा एक दफ़ा हम दोबारा से सिंबल्स को देख लेते हैं, क्योंकि सिंबल्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ईआर डायग्राम के। तो रेक्टेंगल्स जो हैं वो इंटिटी को शो करता है, जैसे स्टूडेंट इंटिटी को, और वीक इंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्लिप्स यूज़ होता है फॉर एट्रीब्यूट, और अगर हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं तो उनको हम डबल इक्लिप्स से यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास ड्राइव एट्रीब्यूट होते हैं तो वो हमारे पास डैश इक्लिप्स से हम उसको शो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायमंड शेप है, ये रिलेशनशिप के लिए होता है, और हमारे पास लाइंस हैं, ये एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से जब हमने रिलेशनशिप बताना है तो हम लाइंस के थ्रू बताएंगे। इसके अलावा की एट्रीब्यूट्स के लिए हम क्या करते हैं, अंडरलाइन यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल्स हम ईआर डायग्राम में यूज़ करते हैं। तो ये तो थे हमारे सिंबल्स। अब हम अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, कौन सा इसमें हमारे पास डायग्राम है जो हमें लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। हमने पढ़ा था इंटर रिलेशनशिप डायग्राम हमें कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है डेटाबेस का, जिसकी बेस पर हम अपना ओरिजिनल डिज़ाइन डेवलप करते हैं। द एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंट इन ईआर डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप जो सेट है इस रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंटेड करेंगे, डायमंड शेप से। ठीक है, हम डायमंड शेप से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप को। यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप की बात हो रही है, याद रखिएगा एंटिटी सेट की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स रिप्रेजेंट। जब हम रेक्टेंगल को दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं, जैसा पिक्चर पे देख रहे हैं, हमारा रेक्टेंगल डिवाइड किया हुआ है, एक पे हमने नाम लिखा हुआ है कि हमारी एंटिटी का नाम क्या है, और नेक्स्ट हमने एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एंटिटी है इन एट्रीब्यूट्स को शेयर कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एंटिटी सेट। इन अ रिलेशनशिप in a relation between the entities, the type and condition of the relation should be specified. This is called dash attribute. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास एक कस्टमर का इंटिटी है और एक अकाउंट की इंटिटी है, और इनके दरमियान हमारे पास एक जो डायमंड शेप में हमने एक रिलेशनशिप शो किया हुआ है एक्सेस का। अब अगर हमने इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, सिर्फ इस रिलेशनशिप के बारे में हमने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है, तो उसके लिए हम एक अलग एट्रीब्यूट जो है वो डिफ़ाइन कर लेंगे। तो इस एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। जैसे कि एक्सेस की इंफॉर्मेशन हम देखना चाहते हैं कि लास्ट टाइम जो कस्टमर था उसने कब एक्सेस किया था, तो ये हम एक एट्रीब्यूट में वैल्यू रखवा लेंगे। तो एक एडिशनल एट्रीब्यूट हमने इस रिलेशन, अब यहाँ पे जो एट्रीब्यूट बन रहा है वो इस रिलेशन पे बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए वो कह रहा है इन अ रिलेशन बिटवीन द एंटिटी, तो द टाइप एंड कंडीशन ऑफ द रिलेशन शुड बी सेटिस्फाई। ठीक है, तो रिलेशनशिप की जो टाइप है वो हम किस एट्रीब्यूट के अंदर रखेंगे, तो इस एट्रीब्यूट को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। We indicate roles in ER diagram by labeling the lines that connect dash to dash. हमने जब कोई रोल्स बताने होते हैं, रोल्स का क्या मतलब है कि जब मैं कोई रिलेशनशिप बताऊंगी कि ये इस एंटिटी का ये रिलेशनशिप है, तो हम वहाँ पे कुछ रोल्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट जो है वो टीचर टीचिस द स्टूडेंट था। इसी तरह अब देखें यहाँ पर मैंने आप डायग्राम आप देखें, यहाँ पे मैंने बताया एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बताया हुआ है, वर्क्स फॉर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप इन लाइंस को देखें जो कनेक्ट कर रही हैं, ये जो डायमंड शेप को कनेक्ट कर रही हैं विद एंटिटी, तो यहाँ पर मैंने रोल्स बताए हुए हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये मैनेज करना, सॉरी आगे चला गया है, जैसे कि यहाँ पे देखें ये मैनेज, ठीक है, ये मैनेज है। तो ये हमारे पास डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है, वर्क्स है, तो ये रोल्स हैं। तो हम रोल्स को कहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, उसने पूछा, हम रोल्स को डिफ़ाइन करते हैं डायमंड और रेक्टेंगल। ठीक है, जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहे होंगे, लेबलिंग होगी लाइंस की, तो किसके दरमियान लेबलिंग होगी, ये डायमंड और रेक्टेंगल के दरमियान जो लाइंस हैं इनको लेबल करेंगे ताकि हमें करेक्टली पता चले कि ये जो रिलेशन है किस तरह एंटिटी के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसको रोल्स का भी नाम देंगे। आई एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की, एक ऐसा एंटिटी सेट जिसके अंदर कोई प्राइमरी की नहीं होती है, जो सफिशिएंट प्राइमरी की नहीं होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वीक एंटिटी सेट। और जिसमें प्राइमरी की होती है उसको हम क्या कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपने।
For a weak entity set to a meaningful, it must be associated with an other entity. जब हमने weak entity को meaningful बनाना हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसको किसी एक और relationship के साथ identify करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे identify set या honor set। तो A और B इसका correct answer है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको explain भी कर दूँ कि MCQs का क्या मतलब है। जैसे कि ये हमारे पास एक weak entity है, ठीक है, और ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझें कि एम्प्लॉय आईडी लिए हुए हैं, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है, और ये मेरे पास चाइल्ड का एक है, यानी कि मैं इसमें बताना चाह रही हूँ कि एम्प्लॉय आईडी 1 के कितने चाइल्ड हैं, एम्प्लॉय आईडी 2 के कितने चाइल्ड हैं, एम्प्लॉय आईडी 3 के कितने चाइल्ड हैं, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पर ये वीक एंटिटी ली और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी ली। अब अगर मैंने इस वीक एंटिटी को मीनिंगफुल बनाना है तो मैं इसके दरमियान एक और रिलेशन बनाऊंगी और इस रिलेशन के थ्रू मैं इसको कनेक्ट करूंगी इसके साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ इसको कनेक्ट करूंगी। तो ये जो हमारे पास एक रिलेशन बनता है इसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई सेट या ऑनर सेट, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इस वीक एंटिटी को स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ कनेक्ट कर रहा है। वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड हैज़, वीक एंटिटी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीक एंटिटी सेट को हम रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल यानी डबल रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। A dash is a set of entity of the same type that share the same property and attributes। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जब हम एक entity को define करते हैं, जैसे से एक student entity है, तो अगर student entity के अंदर अगर मैं कहूँ एक अली student है, एक सना student, एक सादिया student है, तो वो share करेंगे उस entity की तमाम properties को, तो इसको हम क्या कहते हैं, entity set। नेक्स्ट हमारे पास entity is a dash। entity क्या होती है, entity is a thing in real world, ऐसी चीज़ जो real world में exist करती है, दिस इज कॉल्ड एंटिटी। द डिस्क्रिप्टेड प्रॉपर्टी पोजेस बाय एन ईच एंटिटी, हर एंटिटी की कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, तो जो उसको एक्सप्लेन कर रही होती है उस एंटिटी को, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। द फंक्शन दैट एन एंटिटी प्लेज इन रिलेशनशिप इज कॉल्ड दैट एंटिटी रोल, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप को, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर मैं एक एंटिटी बनाती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक एंटिटी है, इसका मैंने बताना है कि इसका रिलेशन क्या है किसी दूसरी एंटिटी के साथ। तो मैं यहाँ पर इस लाइन के ऊपर कुछ रोल भी डिफ़ाइन करूँगी, जैसे मैं कहती हूँ जी मैनेज, ठीक है, जो एक ये एंटिटी है एम्प्लॉय मैनेज डैश, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोल्स जो है वो डिफ़ाइन करूँगी कि ये एंटिटी क्या रोल प्ले करती है उस रिलेशनशिप के साथ, तो उसके लिए हम रोल को डिफाइन करते हैं। द एट्रीब्यूट नेम कुड बी स्ट्रक्चर्ड हैज़ एन एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड इनिशियल नेम। कहता है कि अगर हम एक एट्रीब्यूट है हमारे पास नेम का और अगर हम इसे फर्दर डिवाइड कर लें, ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड कर लें मिडल नेम में, लास्ट नेम में, तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। और ऐसे एट्रीब्यूट जो डिवाइड नहीं हो सकते, दिस इज कॉल्ड सिंगल एट्रीब्यूट। द एट्रीब्यूट एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, हम एज एट्रीब्यूट को डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस एट्रीब्यूट को हम क्या नाम देते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। और याद रखिएगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम इक्लिप्स, डॉटेड इक्लिप्स से शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट एप्लीकेबल कंडीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रिलेशन एंट्री हैज़। अगर हमने नॉट एप्लीकेबल कंडीशन यानी अगर कोई कंडीशन है और उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है, अगर मैं कोई यानी कोई एट्रीब्यूट है उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो उसको हम किससे शो करेंगे, नल से, ठीक है, डाटाबेस में हम उसको नल वैल्यू से शो करते हैं। इधर क्लियर डिफरेंस बिटवीन नल एंड ज़ीरो। स्टूडेंट समझते हैं कि ज़ीरो जो है वो भी नल होता है, याद रखिएगा ज़ीरो मीन्स ज़ीरो, ज़ीरो एक वैल्यू कंटेन करता है, लेकिन हम जब भी हमने कोई वैल्यू किसी एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू नहीं स्टोर करानी तो हम उसे नल लिखेंगे, ज़ीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज़ीरो भी एक वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इसमें से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती हैं, तो फ़ोन नंबर है, क्योंकि फ़ोन नंबर एक के पास दो भी हो सकते हैं, नेम एक ही हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी एक हो सकता है, ओलो मेंशन हो नहीं सकता, तो फ़ोन नंबर इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ यू वर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर म्यूज़िक कलेक्शन,
कलेक्शन, अगर आप एक अपनी किसी म्यूज़िक कलेक्शन की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो इसमें एल्बम क्या होगी, तो हमारी एल्बम क्या होगी, इसके अंदर एक एंटिटी होगी हमारी म्यूज़िक कलेक्शन डेटाबेस की। व्हाट टर्म इज़ यूज टू रेफर एंड स्पेसिफाई रिकॉर्ड इन योर म्यूज़िक डेटाबेस फॉर इंस्टेंस इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन अ स्पेसिफिक एल्बम। अगर मैंने किसी स्पेसिफिक एल्बम की कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो इसको मैं क्या कहूँगी, इसको मैं कहूँगी इंस्टेंस। याद रखिएगा, जब जो इन्फॉर्मेशन हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। ठीक है, इसको हम इंस्टेंस कहते हैं, कि हमने स्कीमा के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है इंस्टेंस। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे MCQs अबाउट ER डायग्राम। ER डायग्राम के लिए मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि आपने इनके सिंबल्स को अच्छी तरह जो है रिकग्नाइज़ करना है। आपको पता होना चाहिए इक्लिप्स किसके लिए है और रेक्टेंगल किसके लिए है, डायमंड शेप किसके लिए है। तो ये सारी इनमें से भी MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जो भी आप लोग डिमांड करें मैं उस टॉपिक की वीडियो ज़रूर बनाऊँ और जल्द से जल्द बनाऊँ। थैंक यू सो मच।